हेलो एवरीवन। ये टारगेट 100 बैच के लिए जो हम करंट अफेयर कवर करने वाले हैं उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जल्दी से हम रैपिड सीरीज में ये करंट अफेयर ख़त्म कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है आज का वो है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन धार्मिक स्थल समेत शिखर को अब पर्यटक गतिविधियों से रोक लगा दी है। हुआ ये था कि झारखंड सरकार ने इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिससे जो जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने विरोध जताया था। केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे पर्यटन स्थल से बहाल कर दिया या पर्यटन स्थल घोषित करने पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको जानना जरूरी है। दरअसल क्या है कि जब आप प्रीलिम से तैयार कर रहे हैं तो जब इसका स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके से कवर कराऊंगा कि मानो केंद्र सरकार ने रोक लगाई तो स्टेट के सब्जेक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेंटर के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पॉलिटी का एक पॉइंट बनता है पॉलिटी से, फिर ज्योग्राफी से ये बनता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, वहाँ के आसपास की पहाड़ियाँ और दक्कन की सारी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन वो हम स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि समेत शिखर अभी क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि समेत शिखर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं जैन धर्म में। एक वो बोलते हैं श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा होता है दिगंबर संप्रदाय। दरअसल हुआ ये था कि जब मौर्य काल था तो मौर्य काल में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो मौर्य काल में धर्म विभाजित हो गया था। तो जो दिगंबर संप्रदाय था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये लोग दक्षिण की ओर चले गए थे, तो उन्होंने एक नए संप्रदाय की नींव रखी जिसे हम दिगंबर संप्रदाय बोलते हैं। ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, साथ ही ये कपड़े धारण नहीं करते। दूसरा जो संप्रदाय है वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला है, श्वेतांबर संप्रदाय कहलाता है। बस इतना जान लो अभी। तो ये दोनों दिगंबर और श्वेतांबर के लिए एक पूजा पूजा का स्थल है। जैसे हम केदारनाथ या ये कहें कि जो मुस्लिम मक्का मदीना या हिंदू केदारनाथ बद्रीनाथ गंगा यमुना ऐसे जाते हैं, तो ऐसे ही जो जैनिज्म है वो संवेद शिखर पे जाते हैं। तो इस पे अब क्या है कि जैन धर्म के अनुसार 24 जो तीर्थंकर हैं उनमें से 20 ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है संवेद शिखर पर। दरअसल संवेद शिखर है कहाँ, ये पड़ता है आपके झारखंड के पार्श्वनाथ जो हिल हैं उनमें संवेद शिखर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये संवेद शिखर की जो इमेज है, यहाँ से ये रास्ता पैदल का रास्ता जाते हुए यहाँ झारखंड में ये पड़ता है। यदि आप इसे मैप पे देखना चाहें ज्योग्राफिकल मैप पे, तो वो ये है कि ये छोटा नागपुर का जो पठार है, ये है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ संवेद शिखर, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है गिरिडीह। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गिरिडीह। तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पे ये संवेद शिखर स्थल है। ये गिरिडीह जो डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड में ही पड़ता है। और इसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो हम स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेंगे, अभी हमें इतना ही जानना है। फिर हम चलते हैं कि ये जो संवेद शिखर है वो किसकी पूजा स्थली है। मेनली ये जो है जो जैन तीर्थंकर हैं 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, उनकी पूजा स्थली है। आपको ध्यान होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में ये 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से? 23वें। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी रहे थे। और इन्हें जानने के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे नेमिनाथ हैं, तो इन्हीं को अरस्टी नेमी भी बोलते हैं और वो 22 नंबर के हैं, 22वें तीर्थंकर थे। जैसे श्रेयांश नाथ हैं, तो ये 11 नंबर पे थे, यानी 11वें नंबर के तीर्थंकर थे। और अजीत नाथ दूसरे नंबर के थे और ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इन्होंने ही जैन धर्म की शुरुआत की। जैन धर्म को व्यवस्थित रूप से चलाने वाले कौन है? तो महावीर स्वामी हैं, लेकिन शुरुआत करने वाले कौन है? वो ऋषभ देव हैं। आप इनके नाम कैसे याद रखेंगे? ये ऋषभ देव और अरस्टी नेमी, इन दोनों का नाम ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस तीर्थंकर के नाम जैन धर्म में से ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। अरस्टी नेमी को ही हम नेमिनाथ भी कहते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको पता हो, जैसे ऋषभ देव को बुल या सांड के नाम से, सांड का जो प्रतीक है उसके नाम से दर्शाया जाता है। अजीतनाथ
हाथी या एलिफेंट, इनका ये प्रतीक है। श्रेयांसनाथ राइनोसोर या गैंडा। और नेमिनाथ को, नेमिनाथ जो है इन्हीं को अरष्टी नेमी बोलते हैं, तो इन्हें शंख का प्रतीक इनको माना जाता है। और पार्श्वनाथ को सर्प का प्रतीक माना जाता है, यानी स्नेक जिसे हम कहते हैं। और महावीर स्वामी को सिंह या शेर, क्योंकि महावीर स्वामी 24 में थे, तो महावीर स्वामी को सिंह का या शेर का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है? इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो, पार्श्वनाथ का नाम तो पार्श्व, जैसे नागपाश में लक्ष्मण जी को लपेटा था, तो नागपाश से आप याद रख लेंगे सर्प। ठीक है? और महावीर स्वामी से पहले ही है, ठीक है, तो पार्श्वनाथ याद हो जाएगा। फिर नेमिनाथ को अरष्टी नेमी भी बोलते हैं। तो अरष्टी नेमी एक तरीके से समझ लीजिए कि जब कोई दावत वगैरह होती है, यानी जैसे कोई वृद्ध इंसान अपने किसी न किसी परिवार में मान लो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी अरष्टी की जाती है। तो अरष्टी 12 दिन की होती है, जैसे लेडीज़ों के मामले में। तो उस 12 दिन में आप 10 दिन ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा? 22। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बस याद करने के लिए ट्रिक है, ताकि एग्जाम तक ये आपके साथ पहुंच जाए। तो अरष्टी 22वें नंबर के हैं। और अरष्टी में आप शंख भी बजाते हैं, पूजा अर्चना होती है, तो शंख से ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद श्रेयांश जो है, कोई भी आप दान पुण्य करते हैं तो उसका जो श्री गणेश जब आप करेंगे तो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये ऐसे देते हैं। तो श्रेयांश को 11 से याद रख सकते हैं। और गैंडा इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है? उसके बाद हम बात करें अजीतनाथ, तो वो ये अजीत हैं, यानी इनसे जीतना मुश्किल है। और इनसे पहले आने वाले कौन थे? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के बाद जो दूसरा जो व्यक्ति है सबसे शक्तिशाली, वो कौन हुआ? अजीतनाथ। और इनका वैसे भी जो साइन है वो भी हमें शक्तिशाली दिख रहा है, और वो क्या है? हाथी। ठीक है? तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इनके। और वैसे ही 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि सिंह के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। बात क्लियर? अब यहाँ आते हैं कि जो पार्श्वनाथ जो पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो पार्श्वनाथ, ये जो आप देख रहे हैं संवेद शिखर, ये पार्श्वनाथ पहाड़ियों पर पड़ता है। इन पहाड़ियों का नाम पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ पहाड़ियों को वहाँ की जो जनजाति हैं उन्होंने अपना एक नाम दे रखा है, मरंगबुर। क्या नाम है इसका? मरंगबुरु। मरंगबुरु उनका एक देवता है, संथाल जनजाति का, जो पार्श्वनाथ पहाड़ियों पर निवास करती है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। और ये लोग उन देवताओं के साथ साथ त्यौहार भी मनाते हैं, जिसे बैसाख में मनाया जाता है, बैसाख में पूर्णिमा के दिन। तो ये हमारे हिसाब से ये अप्रैल में रहता है। अप्रैल मतलब आपको पता होगा कि हिंदू कैलेंडर में पहला जो महीना होता है वो चैत्र या चैत का होता है। ठीक है? चैत के साथ फिर आता है बैसाख। तो यहाँ पहला चैत्र महीना मार्च से आता है, और अप्रैल में बैसाख आता है। ठीक है? इसके अलावा आपको जानना जरूरी है कि 1365 मीटर, कितना? 1365 मीटर की जो पारसनाथ पहाड़ी है, वो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी झारखंड में इससे ऊंचा स्थल नहीं है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। और प्रवर्तक कौन है इस धर्म के? ऋषभनाथ हैं। और ऋषभनाथ को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी रैपिड के साथ साथ हमने जान ली। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि हाल ही में जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, उसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने अभी ईट राइट फूड का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया। हालांकि ये सर्टिफिकेट सबसे पहली बार मुंबई का जो स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल, उसे दिया गया था। इस सर्टिफिकेट को 2 साल के लिए दिया जाता है। जैसे अभी दिया गया दिसंबर 2022 में, तो ये 2 साल चलेगा, यानी दिसंबर 2024 तक। और ये कौन देता है? वो देता है FSSAI, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और यूपी का ये पहला स्टेशन है जिसे FSSAI ने ईट राइट इंडिया सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि वहाँ का जो खाना है हेल्दी है, और वहाँ से आप रेलवे का खाना खा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है एक नया, हाल ही में एक वर्ड है जो चल रहा है न्यूज़ में, उसका नाम है वायरोवोर। एक तरीके से कह सकते हैं कि वायरस को मारने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, जो हाल ही में चर्चाओं में रहा था। उसके बाद जो चर्चाओं में है वो है वाटर विजन।
वाटर विजन एट 2047, ये अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी अखिल भारतीय स्तर पे। इन सभी राज्यों के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था और ये मीटिंग भोपाल में हुई थी। भोपाल एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए और वो उन कामों में से एक काम है, वो है कि एक पोर्टल जारी किया गया है, जल इतिहास। जल इतिहास पोर्टल को जारी करने वाला कौन है? वो है WRIS। WRIS मतलब इसका जो WRI की जो फुल फॉर्म है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये एक पोर्टल है, इसी के अंडर में जल इतिहास का इनॉग्रेशन किया गया है। क्लियर? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे के सारे आपको वन लाइनर याद रखनी, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में वन लाइनर या स्टेटमेंट में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है कि जोशीमठ हाल ही में चर्चाओं में है। जोशीमठ दरक रहा है, बहुत सारे रवीश कुमार या बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। जोशीमठ में तबाही के मंजर दिखाई देने लगे हैं, वहाँ अपने आप जो ज़मीन है वो फटने लगी है, तो वो एक चर्चाओं में विषय है। तो पहले हमें जान लेना है कि जोशीमठ है कहाँ। आपको हिमाचल और उत्तराखंड में कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना ये उत्तराखंड में है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाया जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोशीमठ की स्थापना किसने की, ये किस स्टेट में है। तो ये उत्तराखंड में है और चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। जोशीमठ लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है और इसे जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने स्थापित किया था, आदिगुरु शंकराचार्य ने। और आपको पता होगा कि शंकराचार्य लगभग 8वीं शताब्दी के आदिगुरु रहे हैं। तो उन्होंने एक तरीके से जो भक्ति आंदोलन है उसके प्रणेता आदिगुरु शंकराचार्य को ही माना जाता है, जो दक्षिण भारत में जन्म लेते हैं और उत्तर भारत तक कई मठों की उन्होंने स्थापना की थी। तो उनमें से एक जोशीमठ भी था। यहाँ से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जाता है, ये उनका ट्रांजिट एरिया है। हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। और बद्रीनाथ विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा हम देखें तो इसके नदियां कौन कौन सी निकलती हैं आसपास से, तो इसके पश्चिम में कर्मनासा नदी निकलती है, पूर्व में ढकनाला नदी निकलती है, साथ ही दक्षिण में धौली गंगा है और उत्तर में इसकी अलकनंदा है। ठीक है, और आपको ध्यान होगा कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, इस पर एक रिपोर्ट आई थी तकरीबन 47 साल पहले और मिश्रा आयोग ने रिपोर्ट दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट कौन सी है। जो हिमालय वाले क्षेत्र से रिलेटेड रिपोर्ट बनाई गई थी, मिश्रा आयोग ने बनाई थी, कि हिमालय के रीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हिमालय धंस सकता है या वहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ नुकसान हो सकता है, विवर्तनिकी नुकसान हो सकता है। तो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा पीसीएस में। नेक्स्ट है आपका कि ब्लॉकचेन का उपयोग कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ब्लॉकचेन एक तकनीक है जिसके माध्यम से कृषि के उत्पादन को क्वालिटी के साथ बनाया जा सकता है। तो हो ये रहा है दरअसल कि जो भारत है, भारत में फल का उत्पादन या सब्जी का उत्पादन विश्व में दूसरे नंबर पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ से निर्यात सिर्फ 1% होता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो क्वालिटी चेक्स होते हैं उसके कारण हमारे जो फल और सब्जियां हैं वो विदेशों से रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, वहाँ से निर्यात वहाँ नहीं कर सकते हम। तो ऐसे क्वालिटी चेक्स को बढ़ाने के लिए या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग ने ये पहल ली है। और ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये एक तरीके से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चलाया जा रहा है और वो चलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये सेब की खेती पर अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किस स्टेट ने लगाया, हिमाचल प्रदेश ने, और कौन से उस पे सेब पे चलाया गया है। साथ ही फल सब्जी उत्पादन में जैसा मैंने बताया कि भारत दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद, उसके बावजूद हमारा निर्यात 1% के बराबर है। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए हम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेंगे। आपको ब्लॉकचेन तकनीक जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा और आपको यूपीएससी का एग्जाम यदि देना है तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो और ये पहल किसने की है? वो नीति आयोग ने की है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है उसने हॉकी का जो विश्व कप है वो भारत के में 15वें संस्करण का 2023 के जनवरी में, यानी इसी महीने 13 से 29 जनवरी तक
उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में ये आयोजन किया जाएगा हॉकी विश्व कप का। क्लियर है। आगे चलते हैं। 1 वीक 1 लैब, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, या ये कह सकते हैं ये एक अभियान शुरू किया है। 1 वीक 1 लैब, ये एक अभियान शुरू किया है नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, या जिसे हम कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, DSTV कहते हैं इसे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फुटबॉल के खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। दरअसल वो ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और 3 बार इन्होंने फुटबॉल का खिताब जीता था, और उसमें इनकी अहम भूमिका रहती थी। ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं, ये ध्यान रखना है। और हाल में जो अभी फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसे किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि RTI जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड अभी जारी किया है, और वो एक संस्था है जिसका नाम है SNS, जिसे सतर्क नागरिक संगठन भी कहते हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2021-22 के तहत एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि सारे राज्यों में से कौन कौन से राज्य हैं जहां RTI की रिपोर्ट की तो जाती है, लेकिन उस पर रेस्पॉन्स या उसकी प्रतिक्रिया कितनी जल्दी दी जाती है, उसे लेके एक RTI जवाबदेही कार्ड जारी किया है SNS संगठन ने। तो इसमें सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर जो है वो तमिलनाडु है, मात्र 14% RTI का जवाब देते हैं ये लोग। और उसके बाद स्थान महाराष्ट्र का आता है। यूपी इसमें लगभग 40% पर है RTI जवाबदेही कार्ड में। और वेस्ट बंगाल जो है वो 73%, यानी सबसे ज़्यादा जवाबदेही वेस्ट बंगाल के में दी जाती है RTI की। और उसके बाद फिर राजस्थान का नंबर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और 2030 तक हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हैं, वो हमें जान लेना है। 2030 तक का पहला टारगेट है हमारा कि कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हमें हर वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद कर पाएँ। साथ ही देश में लगभग 125 गीगावाट, कितनी 125 गीगावाट तक हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएंगे, या ये कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। और अगला जो टारगेट है वो हमारा है कि हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन तक रिड्यूस करेंगे या उपशमन करेंगे उसका, और वो प्रतिवर्ष होगा। यानी हर साल 50 मिलियन मीट्रिक टन तक हम ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन को, जो हमारा एमिशन हो रहा है उसका रिडक्शन करेंगे, यानी उसके उत्सर्जन को कम करेंगे। अगली बार है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक तरीके से इसकी घोषणा की गई थी, और 15 अगस्त 2021 की ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन अभी हाल ही में किया गया है, और वो दरअसल हुआ कहाँ है? नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है। और आपसे पूछे कि 107वीं विज्ञान कांग्रेस उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो आपको बताना है कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक बेंगलोर में हुआ था। अब इसकी थीम क्या है? वो थीम है कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हम क्या चाहते हैं? अपना सतत विकास भी हो और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उसमें हाथ भी हो। ठीक है। अब भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, तो वो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में पहला अधिवेशन। अगला जो मिशन है वो है जगह मिशन। जगह मिशन दरअसल इसलिए चर्चाओं में था कि ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में इसमें शामिल, जिसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड में शामिल किया गया है, और उसमें ये विनर भी रहा है। और उड़ीसा में ये एक तरीके से ये परियोजना है। इसमें क्या होता है कि जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनका उन्नयन किया जाता है, यानी उनकी जो तरक्की के लिए काम किया जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जब
जो भूस्वामित्व और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के उन्नयन के लिए, उनके सुधार के लिए कोई काम करने वाली है। उड़ीसा सरकार की योजना है। 2017 से ये लॉन्च है, यानी 2017 से इसमें काम हो रहा है। इसका उद्देश्य भी यही है कि शहरी जो गरीब हैं उनके रहन सहन में सुधार किया जाए और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जो भू स्वामित्व के झगड़े हैं वो खत्म किए जाएं, यानी जो जमीन को लेके आपस में जो झगड़े हैं उन्हें भी निपटारा किया जाए, समानता के साथ सबको घर उपलब्ध हो और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के जीवन भी अच्छे तरीके से बीते, यही इसका एक मोटिव है। किसने चलाया है? उड़ीसा ने चलाया। इंपॉर्टेंट ये है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका रग्यू, जो रैथु बंधु योजना है। तो रैथु बंधु योजना दरअसल तेलंगाना सरकार ने चलाई थी। आपसे हो सकता है कि एग्जामिनर ये पूछ ले कि कुछ योजनाओं का नाम रख दे और मैच करने के लिए दे दे। तो मैच द फॉलोइंग पूछे, जैसे रैथु बंधु योजना किसने चलाई है, फिर वहाँ जगह मिशन किसने चलाया है, तो उसमें मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं ऑप्शन में। तो रैथु बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने चलाई है। ये क्यों चलाई है? कि किसानों की जो आर्थिक हालत है उसे सुधारने के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए रैतु बंधु योजना को चलाया गया है। और ये अब अभी पहली बार नहीं चलाई, इसका ये 10वां चरण है। भारत में पर्यटन स्थल की जो स्थिति है उसे देख लेते हैं अब। तो पर्यटन जो क्षेत्र है वो, उस पर एक रिपोर्ट आई है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने ये रिपोर्ट जारी की है। वो ये कहते हैं कि 2021 की रिपोर्ट ये कह रही है भारत के बारे में कि जीडीपी योगदान के मामले में भारत, पर्यटन को यदि हम देखें तो जीडीपी योगदान जो है भारत का, वो भारत 6ठे नंबर पर है। यानी कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 की ये रिपोर्ट है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की। वो ये कहती है कि भारत का स्थान जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है। उसके बाद इस दूसरी पॉइंट देखें, WEF ने भी हाल ही में अपनी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो जारी किए थे। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसे विश्व आर्थिकी संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसने भी, ये एक संगठन है जो अपनी रिपोर्ट विभिन्न मुद्दों पे देता है। तो WEF की रिपोर्ट है, उसमें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 54वां स्थान मिला है। और विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है कि भारत 6वें स्थान पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसे कहा जाता है, और जिसकी स्थापना NTCA की 2005 में की गई थी। साथ ही साथ इसने क्या किया है कि तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। ये जो क्षेत्र है वो कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इससे पहले 3 कौन कौन से थे? उदंती, सीता नदी, अचानकमार, अमरकंटक और इंद्रावती। और अब कौन सा हो जाएगा? गुरु घासीदार और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो देश में एशियाई चीतों के लिए अंतिम ज्ञात निवास स्थल था, यानी लास्ट टाइम यहीं पर चीते देखे गए थे। अब तक भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें 53वां गुरु घासीदास ही है। और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लग रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, यानी UPPCS के लिए इस बार। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये लगता है, छत्तीसगढ़ में ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी की सीमा से लग रहा है। तो यहाँ एक पहाड़ी जिसका नाम है तिमोर पहाड़ी, ठीक है, और दूसरी पहाड़ी है पिंगला नाला पहाड़ी। तो इनके नाम पे इसका तिमोर पिंगला नाला नाम पड़ा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो आपको पसंद आई होगी आई होप। आपके जो रिव्यूज़ हैं वो आप हमें ज़रूर बताइए। अगली क्लास में ऐसे ही हमें किस पैटर्न पे और आगे बढ़ना है ये भी आप हमें रिव्यूज़ दीजिए। और हमारी ऐसे ही क्लासों को देखते रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हेलो।